नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कभी भी तस्वीर का एक रुख नहीं दिखाता, हमेशा कोशिश करता हूँ तस्वीर के दोनों रुख, या अगर दो से ज़्यादा भी हों तो वो भी आपके सामने पेश करूँ। मौक़िफ़ हो तो एक मौक़िफ़ नहीं, सबका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। मामला चाहे पाकिस्तान की मईशत का हो, चाहे हमारे स्टॉक एक्सचेंज का हो, हमारे मालियाती निज़ाम यानी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का हो, या फिर मामला बराह रास्त टैक्स से जुड़ा हुआ, पहलू हर पेश करता हूँ। मस्बत भी पेश करता हूँ, मनफी भी पेश करता हूँ, हकीकत पसंदाना भी पेश करता हूँ और मुतवाज़िन भी पेश करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वो पर्सपेक्टिव हर जो है वो सामने आना चाहिए। हमारे यहाँ पर्सपेक्टिव का एक बहुत मेजर इशू है। चाहे कोई भी इशू हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का, उसका एक पर्सपेक्टिव ले लिया जाता है, उसके ऊपर एक घिसा पिटा थर्ड क्लास किस्म का बयानिया तैयार कर लिया जाता है, फिर उसको दे रगड़ लगड़ अवाम के दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर जब फेल होते हैं फिर मुंह लटका के इफ्तिखार चौधरी ने किया था, फिर मुंह लटका के जनाब अब्दुल समद मुबारकमंद ने किया था, फिर मुंह लटका के नवाज शरीफ ने किया था, वो मुंह लटका के सागदार ने किया था, मुंह लटका के अब्दुल हफीज़ शेख नहीं, उसने नहीं किया था, वो तो दोबारा लग गया नौकरी के ऊपर। बात ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पर्सपेक्टिव ना तो सामने लाओ ना एक पर्सपेक्टिव पेश करो। टैक्स पर भी मैं ये कहता हूँ कि देखो, मैं अपनी राय आप पर मुसल्लत नहीं कर सकता, दूसरी राय भी सामने आना ज़रूरी है। टैक्स का मौजू है तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि टैक्स कलेक्शन भी ज़रूरी है। जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं हुकूमत ने चलाने, उसके लिए टैक्स की ज़रूरत तो है ना, तो लोगों को टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, निज़ाम में इस्लाह होनी चाहिए, ये कभी नहीं कहा कि टैक्स नहीं देंगे, हमेशा कहा निज़ाम में इस्लाह। इमरान खान साहब किस समत में जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ गलत जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सही समझते हैं उसको। जब बहुत सारे तो नहीं होंगे, बहुत ही थोड़े होंगे, लेकिन फिर भी जो भी हैं, वो शेख रशीद साहब की बात फिर दोहरा देता हूँ कि जब लोग इक़्तिदार में होते हैं, उनकी आंखें आपस में ना मिलें तो तब भी लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी से मिलती हैं। इक़्तिदार से हट जाएं तो लोग कहते हैं देखा टीरा था। मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो यह हमारे हुक्मरानों के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये इक़्तिदार के मज़े हैं जनाब, ये कुर्सी के मज़े हैं, उतर जाए तो कोई नहीं पूछता। पूछो ना, मुशर्रफ साहब दुबई में देख रहे हैं प्रोग्राम, सर देख रहे हैं ना, इख्तियार का कमाल था, आपकी शख्सियत का कमाल होता तो मेरे अलावा भी कोई आपका नाम ले रहा होता। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। बात ये, स्टॉक मार्केट की खूब धुलाई हुई, खूब पिटाई हुई, कल थोड़ी सी रिकवरी हो गई, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे कितनी मजीद धुलाई और कुटाई होगी स्टॉक मार्केट के अंदर, और सरमायाकार जो कहा करते थे कि पाकिस्तान 26वीं बड़ी मईशत बन जाएगा, उनका ज़हनी तवाज़ुन अब किस हाल में है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब आज़म खान साहब, जो कि माशी तज्ज़ियाकार हैं, कैपिटल मार्केट्स को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सर वेलकम, खुश हूँ मैं। थैंक यू आज़म खान साहब। इससे कबल के मैं आपसे बात करूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, तब तक मैं और आप इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और फिर वही आके दोहराते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको तारुफ़ कराया, हमारे एक मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, आज़म खान साहब, जो कि माशी तज्ज़ियाकार हैं, और उसके अलावा बिलाल एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट हैं। उनको भी वेलकम करते हैं शो में। गुफ्तगू का आगाज़ आज़म खान साहब आपसे करते हैं। आप भी हैरान होंगे ये कैसी कैसी बातें करता है टी वी पर आकर, लेकिन यकीन करें ये सब बातें मैं कर जाता हूँ, और जिन्होंने सुननी होती हैं वो सुन भी लेते हैं, नोटिंग भी कर लेते हैं, और मैं परेशान रहता हूँ पूरा दिन कि अब इस पर कुछ अमल भी होगा, लेकिन पता नहीं करते हैं अमल के नहीं करते। आज़म खान साहब, आप मुझे बताएं, इस वक्त थोड़ा सा मैं मुख्तसरन ये ज़रूर चाहूँगा कि आप आगाही दें नाजरीन को कि स्टॉक मार्केट के क्या हालात हैं, और बिलखुसूस माजी के अंदर भी मैंने ज़राए ब्लाग पे देखा था, आपने वो 20 अरब रुपए के बेल आउट के मुतालिक भी कुछ बात की थी, उस बारे में भी अगर कोई रोशनी डालना चाहें। जी आज़म खान साहब। जी बेसिकली अली, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। मार्केट ज़ाहिर बात है कि आपकी 53,000 का मार्केट जब लेवल बनाया था 2016-17 के अंदर, वहाँ से मार्केट तकरीबन आप समझेंगे 38% डाउन साइड हो चुका है 2 साल में हमने जो देखा है। इस हुकूमत में जो जुलाई के अंदर ये हुकूमत नहीं आई थी तो उसके अंदर 42,500 का इंडेक्स था मार्केट का, और आज 33,000 का इंडेक्स है मार्केट का। 20% जो है मार्केट यहाँ से डिस्काउंट कर चुकी है।
अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो हमने 2 साल पहले देखा था कि $100 बिलियन तक मार्केट कैपिटलाइजेशन गई थी, आज तकरीबन वो 50% रह गई है, 50 से 55 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जाहिर बात है फ़र्क तो जिस तरह से जाहिर बात है आपकी GDP के अंदर फ़र्क आ रहा है, जब पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी में फ़र्क आ रहा है और ख़ुद वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहे हैं और हुकूमत वक्त ये बात कर रही है कि 5.5 की आपकी GDP जो है वो 2.3 से लेकर 3.3 तक आपकी रहेगी। जब GDP आपकी आधी होगी, इन्फ्लेशन आपकी जो है वो 200% बढ़ चुकी है, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 100% बढ़ चुका है, तो जाहिर बात है आपकी स्टॉक मार्केट भी बैरोमीटर है आपकी इकॉनमी का, तो डेफिनेटली वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती और ना ही वो परफॉर्मेंस को मेरा ख्याल करना चाहिए। तो मार्केट के ये हालात जो नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं, ये उसका बेसिकली पूरा का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मार्केट चलेगी तो डेफिनेटली इसका मतलब है इकॉनमी के अंदर कोई मूवमेंट आ रही है, और जब तक इकॉनमी में मूवमेंट नहीं आएगी मार्केट में परफॉर्मेंस मुझे नहीं नज़र आता कि आगे आएगी। सेकेंडली, जहाँ तक आपने बात की 20 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की, जिसमें मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, तो उसमें मेरे सारी बातें रिजर्वेशन थी मेरी, और रिजर्वेशन तो आया ही नहीं ना अभी तक, या आया? वो अभी तक आजकल हो रहा है। हाँ। लेकिन वो शेयर कब आएगा ये पता नहीं है किसी को, लेकिन वो आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आएगा नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, जिस तरह की हमारी रिजर्व्स की पोजीशन है और जिस तरह से रुपया प्रिंट किया गया है स्टेट बैंक से, और जिस तरह से हमारा डेफिसिट, वो किसी एक बंदे को खुश करने के लिए वो बयान दिया गया, 2 बंदों को मेरा ख्याल है, 2 बंदों को। हाँ, तो मेरी राय के मुताबिक, हाँ मेरी राय के मुताबिक 2 बंदों को किया गया था। लेकिन बात देखिए, सारी बात है जब आप हुकूमत के अंदर आप फाइनेंसर होते हैं और आप जो है वो इलेक्शन को फाइनेंस करते हैं, तो सारी बात है कंपनसेशन कहीं ना कहीं मिलती है बाद में जाके किसी न किसी को, इन्वेस्टर को, तो लेकिन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे प्यार से कितनी तेजी से कितनी रवानी से एक बात कह दी और वो आगे चल दी। मैं सिर्फ इसलिए बात अर्ज कर रहा हूँ कि 5 अरब रुपए जब आप हज कोटे पे से ख़त्म करते हैं और आप कहते हैं कि गरीब आदमी को हज करने का हक नहीं है और उस पे से कोटे पे से ख़त्म करना चाहिए हमें सब्सिडी, तो जब 5 अरब रुपए की सब्सिडी आपने हज पे से ख़त्म की, तो 20 अरब रुपए स्टॉक मार्केट को देने की ज़रूरत क्या है? अभी मिसाल ये देते हैं कि जी 2008 में भी हमने दिए थे, अब 2008 के सिनेरियो को आप 2019 के सिनेरियो से कंपेयर नहीं कर सकते। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड रिसेशन था और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट तो GDP आधी रह गई थी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मुशर्रफ साहब के दौर में 15,000 से होती हुई 9,200 पे लॉक हुई थी। 110 दिन के लिए स्टॉक मार्केट को बंद किया गया था। फिर उस स्टॉक मार्केट को गिरवी रखवा के $7.2 बिलियन IMF से लिए गए थे, और वो स्टॉक मार्केट का जब कैप खुला था 110 दिन के बाद, तो स्टॉक मार्केट का लास्ट जो लेवल था वो 5,400 इंडेक्स था आपका। उस वक्त 100 रुपये के शेयर पे अगर कोई 20 रुपये की बिट करता था तो उसको शाज़ो नादिर कभी ना कभी करके 2-4-10 दिन के अंदर वो शेयर मिल जाता था, 20 रुपये में नहीं 40 में मिल जाता था। आज स्टॉक मार्केट आपकी नॉर्मल बिहेव कर रही है, कोई मेंबर डिफ़ॉल्ट नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कोई इशू नहीं है। 1880 इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड का कोई इंस्टीट्यूशन का इशू नहीं है। मार्केट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। आज भी आप 1 करोड़ शेयर बेचने जाएँ तो वो मार्केट में प्राइस डिस्कवरी बिक जाती है, वो अगर लेने जाएँ तो आपको मिल जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर आप 20 अरब रुपए किस सेंस में दे रहे हैं, किसको कंपनसेट करने के लिए दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे, वो बात तो आपने खोल दी ना कि वो तो किसी को शायद खुश करने के लिए किया हो, पैसिफाई कर दिया, वो खुश हो गए, उन्होंने अपना काम ले लिया होगा जिन्होंने लेना होगा। कल ना कोई वजीर से पूछ सकता है फाजिल, और ना उन लोगों से पूछ सकता है जिन्होंने आकर ये ऐलान करवाया था। बिलाल एहसान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बिलाल एहसान साहब, बात यह है कि मेरी बातें होती तो बहुत कड़वी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को उन पर यकीन आना शुरू हो जाता है। स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक आगे क्या कहेंगे? आगे आने वाले दिनों के अंदर साइंसी तहकीक क्या कहती है? सर, सबसे पहली बात तो ये कि जो बात आपने की कड़वी बात वाली, अगर हम कड़वी बातों को पहले से महसूस कर लिया करें और उनके पीछे बैकग्राउंड समझ लिया करें तो हमें कड़वी बातें कड़वी लगे ही नहीं। जहाँ तक बात रही मार्केट 53,000 के, आजम साहब ने बात की 53,000 से यहाँ पे 33,000 के लेवल 32,000 के लेवल पे आ गई है। सर, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था, ठीक है। हाँ, अगर आप नोट करें इस चीज़ को तो फॉरेनर सेलिंग भी आ रही थी एंड थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, जैसे कह रहे हैं कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, मेंबर्स खड़े हैं, सब कुछ है। एंड इसमें हमें समझना ये होगा कि एक नॉर्मल बिहेवियर है। देयर आर टाइम्स जब मार्केट इंप्रूव होती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है मेरे हिसाब से। जब आप स्टॉक मार्केट को बिहेव करता देखते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट इंप्रूव हो रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आगे जाते हुए कंट्री भी इंप्रूव करेगी। और अगर दिस इज़ वन मार्केट जो पहले बिहेव करती है। जहाँ तक बात रही आपकी बिहेवियर की आगे, तो मैं समझता ये हूँ कि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स थी वो आ गई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत देर करी अंडरस्टैंड करने, बट उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली हैं। दे आर टेकिंग द हार्ड स्टेप्स नाउ एंड गोइंग फॉरवर्ड। जब ये हार्ड स्टेप्स अब इम्प्लाई होंगे हमारी इकोनॉमी पे, तो थिंग्स विल बी फ्रूटफुल। इट विल टेक टाइम बट दे विल बी फ्रूटफुल गोइंग अहेड।
यहाँ से अगर मैं बात करूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, तो अगर आप यहाँ से मतलब इन्वेस्टर 2-3-4 पॉइंट शेयर नहीं देखता, इन्वेस्टर 5-10% शेयर देखता, इन्वेस्टर एक रेंज बनाता है, एक अंडरस्टैंडिंग करता है, एक फंडामेंटल बेसिस ड्रॉ करता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है विद अ व्यू ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, इवन 5 ईयर्स, इवन 10 ईयर्स। तो यहाँ से इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनना शुरू होगी, बनी नहीं है, बनना शुरू होगी। और अगर हम नोटिस करें तो ऑलरेडी हमारे फॉरेन इन्फ्लोज पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। सो एज थिंग्स गो हैड, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी आ गई है, हमारा एक्सचेंज रेट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है, जो कि होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। तो आगे जाते हुए जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, इंटरेस्ट रेट आपको पॉजिटिव होगा, इट विल टेक अ ईयर दो, आपका जो है सब चीज़ें कंपनीज परफॉर्म करना शुरू करेंगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न्स दिखना शुरू हो जाएंगे। खैर ये एक मतलब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी सामने आना चाहिए। मेरे ख्याल अच्छी बात आपने कर दी। मेरे ख्याल मैं इस चीज़ से वाकिफ़ तो नहीं था, लेकिन सही चीज़ है कि एक मस्बत रवैया भी आना चाहिए सामने, और वो एक पर्सपेक्टिव सामने आया। आज़म खान साहब, अब बात ये है कि थोड़ा सा एक दूसरा पहलू भी देख लेना चाहिए। बात ये है कि इंटरेस्ट रेट तो कल 1% बढ़ गया, मार्केट तो मेरे ख्याल से साइंसी तरीके से तो नीचे की जानिब जाएगी। इसके आगे भी मेरी तवक्को नहीं है कि बड़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट में कोई ख़ास कमी आएगी, बल्कि तवक्को तो ये की जा सकती है कि अगर हुकूमत इसी ट्रेंड पे चल रही है तो शायद इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा मामूली सा इजाफा ही हो जाए, तो स्टॉक मार्केट के लिए तो ये शायद मस्बत साबित ना हो आगे चल के। क्या कहते हैं आप? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए बेसिकली स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस वक्त वो जीडीपी का तकरीबन आप समझ लेंगे 18% है। पिछले साल यही जीडीपी का जो है वो आपका 28 से 30% था। सबसे ज़्यादा जो हमारा जो कैपिटलाइजेशन थी मार्केट की वो 2007 के अंदर थी, जो कि जीडीपी का 45 से 46% तक चली गई थी। तो जाहिर बात है कि जब आपकी सिर्फ स्टॉक मार्केट हिट नहीं होती, जब आपकी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आपका मुल्क के अंदर बढ़ता है, 8 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो आ चुका है। रीजन में सबसे हाईएस्ट है हमारा इस वक्त डिस्काउंट रेट। मेरी ये समझ से बाहर है बात कि जब स्टेट बैंक ने ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की और 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ समझ में नहीं आती मुझे, और उसकी ज़रूरत क्या है ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से आपकी सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड के ऊपर आई है, 9.4 से फिर वो 8.8 के ऊपर आई है। इस वक्त मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आप IMF के साथ नहीं होते, अब हुकूमत ये बात मानती ही नहीं है कि हम IMF की तरफ से हमने बजट नहीं बनाया, IMF की तरफ से हम मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लेके आते, IMF के लोग हमने नहीं लगाए हुकूमत के अंदर, तो फिर ये बता दीजिए कि अगर मैं एज अ पाकिस्तानी अगर एक्सपर्ट देखूं तो इस वक्त 25 से 50 बेसिस पॉइंट का कट होना चाहिए था डिस्काउंट रेट के अंदर आपके नजदीक। मेरे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर इरशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया था बजरिया टेलीफोन लाइन, चेयरमैन FBR। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। वेरी मच अली, थैंक यू। डॉक्टर इरशाद साहब, बात यह है कि अब दो पहलू हैं, मैं नहीं जानता कि आप किस जानिब देखना चाहेंगे, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि टैक्स के बगैर मामलात हुकूमत तो नहीं चल सकते। अब मसला दूसरी जानिब ये है कि लोग टैक्स ना दें इतनी बड़ी तादाद के अंदर, जैसे कि कभी कभार हुकूमत के जो अहम अहदेदारान हैं वो दावा करते हैं कि हम लोग टैक्स चोर हैं और हम लोग टैक्स नहीं देते, या हमारी आबादी में से सिर्फ चंद लाख लोग टैक्स देते हैं, तो बंदा कन्विंस हो जाता है कि हम मिनहसल कौम टैक्स चोर हैं। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि हम मिनहसल कौम टैक्स चोर हैं, और अगर हम टैक्स चोर हैं तो हमारी इस्लाह कैसे की जाए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं मनफी नहीं, एक मस्बत पहलू भी चाहता हूं कि आप हमें बताएं। जी देखिए अली, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू आपने छेड़ा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम में हैसल कौम, सबसे बड़ी जो आपने बात की है, मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि हम में हैसल कौम टैक्स चोर हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसाइल हैं, आपके टैक्स पेमेंट के मैकेनिज्म में, सिस्टम में मसाइल हैं, और उसी की वजह से एक बदगुमानी है, एक लैक ऑफ ट्रस्ट है द टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के बीच में। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, टैक्स तो आपने सही कहा कि टैक्स के बगैर तो मुल्क नहीं चलता, लेकिन ये जो इन्होंने इकदाम उठाए, अगर आप किताबी लिहाज से टेक्स्ट बुक
पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इन्होंने तो शायद यही करना पड़ेगा आपको अगर आप भी उधर चले जाए। मसला इनमें नहीं है, मसला जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उन्हीं में है। आप अगर एक मरीज है और आपने उसको ठीक करना है और उसको 6 दिनों की एंटीबायोटिक आपने 3 दफा दिन में देने हैं 6 दिनों में, अगर आप वो सारी एंटीबायोटिक एक दिन में दे दे तो बजाय मरीज ठीक होने के शायद मरीज मर जाएगा। हालांकि दवाई भी ठीक है और उससे मरद भी ठीक हो सकती है। आपने इतनी खूबसूरत बात की है, यकीन करें दिल खुश कर दिया आपने। जी जी सर। हाँ, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि ये सारा कुछ हमें करना चाहिए था। देखे, हमें डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो आपका बेस ब्रांड नहीं हो सकता, लेकिन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए तरीके भी इन्होंने बड़े अच्छे ढूंढे, लेकिन वो इतने सख्त तरीके से अप्लाई हुए कि एक तंदर की तरह लोगों पे आ गए और लोगों ने इमीडिएटली रिएक्शन शुरू किया और इसका एक गवर्नमेंट को पॉलिटिकल कास्ट भी शायद पे करना पड़ रहा है। यही चीजें होनी चाहिए कि आपको अगर 50,000 को आपने लागू करना है तो आई वुड प्रेफर कि आप 5 लाख से करें, नेक्स्ट ईयर आप जाके 4 लाख से करें। आपके तो पास 5 साल है, 5 सालों में ये सारा एजेंडा आपका मुकम्मल हो सकता है, न लोगों को तकलीफ होगी और सिस्टम भी ऑन ट्रैक हो जाता। लेकिन अच्छा, ये जो एक कहने की बात है कि जनाब, और कहने की बात क्या, ये तो हकीकत में दिखाई भी देता है कि कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं लेकिन कतई कोई भी टैक्स नहीं दे रहे। उनकी छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन बड़ी बड़ी जायदादें हैं। क्या आपके ख्याल से उनसे सवाल तो पूछना लाजमी है? क्या कहते हैं? देखिए, मैं ना जो इनका बिल्कुल लाजमी है, उनको अपने जो कौमी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी चाहिए, वरना हम तो हमेशा एक कौम, दुनिया में एक भिखारी कौम की हैसियत से जाने जाएंगे। हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास टैक्सेस हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं कि आपके पास ईमानदार अफसरों की भी कमी नहीं है और ईमानदार टैक्स पेयर्स की भी कमी नहीं है। देखिए, जो चंद लोग इस साइड पे हैं या उस साइड पे हैं, हमने उसी को उठाए हुए हैं और एक शोर मचा रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई टैक्स कलेक्टर चोर है उनको आप पकड़ लें, उस पर लीगल एक्शन ले लें, लेकिन जो टैक्स पेयर है उनको अब टैक्स नेट में आना होगा, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि हम पहले लोगों को छोड़ते हैं कि वो चोरी करें और फिर शोर मचाते हैं 8-8, 10 साल तक मुकदमे, और उन मुकदमों पर इतना पैसा खर्च करते हैं कि जितना वो टैक्स नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर इरशाद साहब मैंने आपसे और पूछनी थी। सुबह की ताज़ा खबर है कि शायद शबर जैदी साहब को भी तब्दील कर दिया जाए एज चेयरमैन FBR। तो ऐसा भी, मुझे पता नहीं, ऐसी बातें गर्दिश में हैं कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। वैसे प्रमोट करने वाली कोई चीज़ होती नहीं, लोगों ने कहा कि प्रमोट हो सकते हैं वो, और वो वज़ीर रेवेन्यू बना दिए जाएँ। तो वज़ीर रेवेन्यू तो बड़ी बेख्तियार सी नौकरी होती है। माजरत, बुरा ना मानना शबर जैदी साहब, अगर आप सुन रहे हो सॉरी हैं, लेकिन उसका काम तो कोई भी नहीं होता, होते सब तू वेला बंदा होता। वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इख्तियार होगा एक रेवेन्यू मिनिस्टर का, उसके पास कोई ऑपरेशनल इख्तियार? जी देखिए अली, अगर आपको याद हो जब ये डिसीजन हुआ भी था, मैं इससे खुश नहीं था। जी, उस दिन आपने कहा था। मेरे उसमें नहीं था। देखिए, शबर जैदी साहब का एग्जीक्यूटिव फंक्शन में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो टैक्स पेयर का वकील रहा है और वो इसी का एक्सपर्ट है, वो टैक्स कलेक्शन। और ये देखो ना कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसकी इनएक्सपीरियंस भी इसी में शायद शामिल हो। देखिए, अब ये जो एजेंडा है गवर्नमेंट का 5.5 ट्रिलियन कलेक्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। FBR गवर्नमेंट की मशीनरी है, FBR को लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी FBR पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके साथ और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर FBR में कोई बंदा खराब है, उनको आप इमीडिएटली किक आउट कर दे, लेकिन आपको लीडरशिप FBR को देनी पड़ेगी और FBR को भी ऑनेस्टली इस टास्क को लेना है। अगर हम ये 5.5 ट्रिलियन न भी कर लें, जो कि बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन हम कहीं जाके क्लोज तो हों। जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, अगर लॉकआउट्स हो रहे हैं, अगर आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, अगर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो मुझे तो फिर बहुत ब्लीक सिचुएशन नजर आएगी। FBR जो है वो आउट ऑफ सिस्टम है। FBR शायद डिसीजन मेकिंग में उतना इन्वॉल्व नहीं है और शबर जैदी साहब और जो एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स का, उसमें बड़ा गैप है। उसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल ठीक डिसीजन है, शबर जैदी साहब को मिनिस्टर बना दे, उनको अब चीफ मिनिस्टर जो मर्जी बना दे, उसका हक बनता है। वो पाकिस्तानी सिटीजन है, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है, लेकिन वो FBR का चेयरमैन बनना मुनासिब फैसला नहीं था। और अगर अब भी रियलाइज हुआ है तो मैं कहता हूँ ठीक रियलाइज हुआ है।
देना चाहिए एफबीआर को। जो नहीं करता, जो डिलीवर नहीं करता, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए और उनको इमीडिएटली चैम्बर्स में जाना चाहिए, उनको ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए, उनके जो जेन्युइन मसाइल है ऑन द स्पॉट हल करना चाहिए, और जो इनको बदनाम करते हैं एफबीआर के अफसरों को खुद उन पे एक्शन लेना चाहिए। ये कौमी मसला है, हम सबका मसला है और ये खुशअस्लूबी से हल हो सकता है, ये हल होना चाहिए। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं आज़म खान साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करूँ। बात यह कि आपने डॉक्टर इरशाद साहब की बात भी सुनी, मेरे ख्याल से इस पर आपकी राय आना भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या महसूस करते हैं इन हालात के बारे में। फिर मैं बिलाल एहसान साहब की जानिब भी जाऊँगा। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने सारा का सारा ब्लेम अगर शब्बर साहब के ऊपर डाला है, और मैं समझता हूँ कि अगर नहीं, सारा ब्लेम उन्होंने शब्बर जैदी साहब पे नहीं डाला। मैं उन्होंने कहा शब्बर जैदी साहब के इंतखाब के वक्त पे उन्होंने कुछ मैं तफज़ात का इज़हार वही तो कह रहा हूँ कि अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही होती है एफबीआर की, और जो परफॉर्मेंस अभी 11 महीने में हुकूमत की है, तो उस पर आप एक क्वेश्चन मार्क कर सकते थे कि जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 4150 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन का टारगेट था पिछले साल एफबीआर का, उसमें से 30% बड़ी मुश्किल से जाके कवर किया है। अब जाके अभी भी 10 से 15% का शॉर्टफॉल उसमें हमारे हिसाब से जो है वो बाकी है उसमें। तो पिछले साल तो शब्बर जैदी या बाकी के लोग नहीं थे, वो तो एफबीआर खुद देख रहा था। एफबीआर की कारकर्दगी मेरी ज़ातिया एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरे ज़ातिया एक्सपीरियंस के हिसाब से, माजरत के साथ, एफबीआर की कारकर्दगी की वजह से ही आज हमारा टैक्स कलेक्शन का जो हाल है वो यही है। तो वो भी यही कह रहे हैं। और उसमें सारे के सारे ऑफिसर्स नहीं है, मैं नहीं कहता कि सब 5 उंगलियां बराबर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पे करप्शन के मामलात की वजह से इतने हालात ख़राब हो गए कि टैक्स कलेक्शन भी नहीं हुई, और जो आवाम आज टैक्स नहीं दे रही है अली, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पहले तो आवाम को ये दिमाग में बिठा दिया गया कि पाकिस्तान में 30 सालों में जितना टैक्स कलेक्शन हुआ है वो सारा का सारा करप्शन की नज़र हो जाता है, और वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि जब टैक्स आप देते हो तो उसमें इंटरनली इतने मामलात हैं कि 1 करोड़ रुपये वाले टैक्स को 10 लाख रुपये लेके जो है छोड़ दिया जाता है, और सारा का सारा जो है वो अंडर द टेबल इन्वाइसिंग होती है उसकी। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद जब टैक्स के कलेक्शन के लिए अब आगे जाते हैं, मामलात को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो लोग ज़ाहिर बात है उसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं और लोग उसमें ट्रस्ट नहीं करते। अभी भी लोग टैक्स देने को तैयार हैं, अभी भी लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन एक तो आप जो है वो गन पॉइंट पे टैक्स लेना चाह रहे हैं उनसे, प्लस जो करप्शन है वो करप्शन अभी तक वहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक सिस्टम वहाँ पे सही नहीं हुआ है। जब तक आप लॉयल लोग नहीं लाएंगे, अगर शब्बर साहब ठीक है वो एक वकील थे या जो भी थे, लेकिन उनका टेबल की दोनों तरफ का एक्सपीरियंसेस है उनके, अगर उन्होंने वो उस साइड पे भी जानते हैं और इस साइड पे भी जानते हैं कि मामला तो किस तरह बेहतर। अच्छा, मैं बिलाल एहसान साहब को भी शामिल कर लूँ, ताम उनका शोबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी अगर इसके बारे में कोई राय हो तो बिलाल एहसान साहब ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारे नाज़रीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी बिलाल एहसान। मैं पर्सनली समझता हूँ कि मामला जो अब हैं उसमें टैक्स देने वाले को टैक्स देना होगा, और जिनको टैक्स लेना है उनको टैक्स ही लेना होगा। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि टैक्स पेयर्स बन सकते हैं, लेकिन जो करप्शन स्कैंडल्स पास में रहे हैं, जो हमारी पास प्रैक्टिसेस रही हैं, उसमें हमने नोट ये किया है, जैसे इन्होंने बात करी कि 1 करोड़ ने टैक्स देना 10 लाख में छूट जाता है, तो जब तक इनका बेस लेवल एफबीआर का ठीक नहीं होता, जिस वक्त तक प्रैक्टिसेस उनकी माल प्रैक्टिसेस ठीक नहीं होती, उस वक्त तक टैक्स पेयर नेट में नहीं आएगा। और इनको एफबीआर को चाहिए कि वो अपना जो उनका नुमाइंदे हैं उनको स्पेसिफिकली ठीक करें, और जो टैक्स पेयर है उसको टैक्स नेट में लेकर आएँ। और पहले के चीज़ें और थी, अब टैक्स पेयर को टैक्स नेट में आना होगा, यही तरीका चलेगा और इस तरह ही होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आप माल प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बड़ी आम बात आपने की है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन आज हमने 2 मौज़ूआत पे बात करनी थी, इसलिए हमारे पास वक्त बड़ा महदूद था। आगे आने वाले दिनों के अंदर आप मेहमानों को दोबारा से मदऊ करेंगे और ये सवालात आपसे ज़रूर, मज़ीद सवालात भी आपसे पूछेंगे और उनके जवाबात भी कोशिश करेंगे। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।